गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। आज धौलपुर हाउस का चौथे दिन का तापमान विगत 3 दिनों से अलग है। क्या अलग है? तो एक भी, ये डेटा 4 या 5 लोगों पे है, एक भी आदमी से आज नई शिक्षा नीति, राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी पॉलिसी मैटर पे कुछ नहीं पूछा गया है। तो फिर सवाल उठता है कि पूछा क्या गया है। तो कुछ बड़े रोचक सवाल थे और मात्र एक गुरु से वही क्वेश्चन आज रिपीट हुआ है जो कल या परसों हुआ था कि दिल्ली में स्कूल की चर्चा बहुत है लेकिन वो दिखता नहीं है। तो उन्होंने जवाब दिया। कल भी मैंने इस पे कहा था कि ठोक के बोलिए। आज जब पूछा है तो मैं सोचा कि नहीं, और थोड़ा सा, क्योंकि आंसर एक जैसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा और इसको सिस्टमेटिक आप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गौर से इस बात को लिख लीजिए कि शिक्षा एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी तुलना हम इंफ्रास्ट्रक्चर, ढांचागत सुविधा से नहीं कर सकते। रातों रात हम कहीं पुल बना सकते हैं, सुबह दिखेगा इस नदी पे पुल बन गया, मिलिट्री ऑपरेशन हुआ। रातों रात किसी रोड का मरम्मत कर सकते हैं, सुबह अरे कल रात खड्डा था आज ये रोड बन गया। रातों रात हम पॉट रख के चारों ओर पर्यावरण में दिखा सकते हैं कि हमने इतना फूल रोप दिया, इतने फूल उगा दिए। लेकिन शिक्षा एक पीढ़ी का काम है। शिक्षा एटलीस्ट तब हम देखेंगे उसको जिसमें कम से कम 20 वर्षों का निवेश होता है, 20 ईयर्स। तो आज जो दिल्ली सरकार कर रही है उसका जो ये परिणाम देखना चाहते हैं उसमें अभी भी कम से कम 5-6 वर्ष लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इस परिणाम के भी हम कई स्ट्रेटिफिकेशन करेंगे, स्तरीकरण करेंगे। कह सकते हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चे तेजी से इंजीनियर्स बन रहे हैं। सबके लिस्ट हैं। जो सर की बात मैं किया था कि जिनका आपको शेयर किया गया है, उन्होंने लिस्ट दिया कि हमारे यहाँ से इतने बच्चे बीटेक में एडमिशन लिए, इंजीनियर्स हुए, डॉक्टर्स हुए। तो वो फहरिस्त है। और एज ए गुड सिटीजन या और परिणाम जो हम देखना चाहते हैं उसमें अभी 5-6 साल लगेगा। इसलिए और उसके साथ वो जोड़िएगा कि क्या क्या करिकुलम है जो इस देश के और जगहों से इतर है, उससे थोड़ा अलग है। एक बहुत अच्छा सवाल घुमा फिरा के हैप्पीनेस पे पूछा गया कि आप अपने विषय को पढ़ा के स्वयं को हैप्पी कैसे महसूस करते हैं। तो हैप्पीनेस चीज़ आया। ये होम साइंस की एक गुरु से पूछा गया। उन्होंने कहा कि मैं अपने सब्जेक्ट से जब कनेक्ट करती हूँ, जब बच्चों को ट्रांसफॉर्म करती हूँ, इन्फॉर्मेशन देती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो बच्चे जब उससे कनेक्ट हो जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कुछ उदाहरण उन्होंने पूछा तो बहुत अच्छा उन्होंने बोला कि जब मैं बच्चों को बताया कि माँ का पीला गाढ़ा दूध, जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, वो कितना ज़रूरी है, जीवनदायिनी है। और कल आप सब अपने माँ से पूछ के आएंगे कि किन लोगों ने इस प्रथम दूध का प्रयोग किया है, गाढ़ा पीला दूध का। तो बच्चे अपने माँ बाप से इन चीज़ों को शेयर करने में शर्माते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग और ये वो। लेकिन बच्चे ने आके बताया। और कुछ बच्चों ने ये पूछा कि क्या ड्यूरिंग द सेकेंड प्रेगनेंसी या थर्ड में भी बच्चा जब जन्म लेगा तो वो दूध आएगा। यानी उसको लगा शायद पहली बार ही आता है। तो कितना कनेक्ट कर गया। बोर्ड इस आंसर को बहुत गंभीरता से सुना है और बहुत शानदार ये आंसर कहलाएगा। तो हैप्पीनेस भी जब हम पूरा पोस्टमार्टम करते हैं क्वेश्चन का तो पुट है
लेकिन पूरा इंटरव्यू आज सब्जेक्ट स्पेसिफिक था। एक आदमी जो गुरुवर थे उनसे पूछा, बहुत कुछ पूछा, बहुत कुछ लेके गई थी वो। उनका लगभग 30 मिनट्स तक हुआ और उनसे पहले पूछा आप वही एज ए प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट के बाद क्या करना चाहेंगे। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। ये अपने हम लोगों के क्लास का सवाल है, क्लास से बाहर कुछ नहीं है, आज भी क्लास से बाहर नहीं है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सब्जेक्ट को ठीक से देखना है। उसके बाद इनसे हॉबी पे पूछा और इन्होंने भरपूर हॉबी लिखा भी था और सारे हॉबी के इनके पास एविडेंस थे, कहीं प्राइज लेना, कहीं कुछ होना, तो सब दिखा दिए। उसके बाद इनसे पूछा कि गाना के बारे में, तो इन्होंने बोला कोई ऐसा मैं क्लासिकल सॉन्ग का वो तो की नहीं हूँ, प्रशिक्षण नहीं ली हूँ, ट्रेनिंग नहीं ली हूँ, बट आई कैन सिंग, मैं गा सकती हूँ, लेकिन उनसे गाना पूछा नहीं। फिर पूछा कि एज ए प्रिंसिपल आप एकेडमिक दायित्वों का निर्वहन कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। उन्होंने कहा बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज़ है मेरी रुचि कल्चर में है और कल्चरल एक्टिविटीज़ में सब में मैं पार्टिसिपेट करूंगी, मतलब वहाँ रहूंगी और उसको ठीक से चलाऊंगा। बस ऐसे कहते ही फिर दूसरा क्वेश्चन इससे बन गया, तब इसका मतलब वो बच्चे तो पिछड़ जाएंगे। तो उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं पिछड़ने दूंगा, हमें भले ही एक्स्ट्रा क्लास उनके लिए लगाना हो, कुछ करना हो, चूँकि मेरा मानना है, उनका मैम ने कहा बहुत अच्छा कि बिना कल्चरल डेवलपमेंट के एजुकेशन का कोई मीनिंग नहीं है और एक अच्छा मनुष्य हम नहीं बना सकते हैं। तो ये बहुत जोर दिया उन्होंने कल्चर पे। उसके बाद उन्होंने कहा कि इनके साथ एक मज़ेदार बात थी कि ये सी वॉज TGT, उसके बाद इनका MA का केस था। ये TGT इंग्लिश थी, बाद में इंग्लिश से मास्टर कर लिया, हिंदी से पहले मास्टर थी, तो 2 भाषाएं, दोनों भाषाओं के बारे में पूछा। इन्होंने दोनों को बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि ऐसा है कि मुझे मिल गया मौका PGT इंग्लिश बनने का, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। तो बहुत सहज ढंग से इन्होंने इस बात को कहा। उसके बाद इनसे पूछा कि कैसे हिंदी इंग्लिश दोनों में बातें होने लगी, दोनों भाषा को लेकर। तो इन्होंने कहा कि मैं स्टोरी को ना, स्टोरी टेलिंग का जो मेरा मेथड है कि मैं थोड़ा स्टोरी कहा, बच्चे उसको डेवलप करते चले जाते हैं और अंत में मैं कंक्लूड करती हूँ और उससे मॉरल मैसेज निकालती हूँ, तो हमारे सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत शानदार इनका आंसर सब है। उसके बाद मतलब एक्टिविटी में बढ़ाते हैं। उसके बाद इनसे पूछा गया कि टीचिंग मेथड, तो इन्होंने कहा पूरे क्लास को इन्वॉल्व करती हूँ और जैसा मुझे जिस समय जो ट्रीटमेंट करना होता है उस टीचिंग मेथड का मैं यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा ब्लेंडेड टीचिंग मेथड ये बोली, अच्छा है। उसके बाद कमज़ोर बच्चों को आप कैसे मदद करेंगे, एक अच्छा सवाल है। तो कमज़ोर बच्चों को मदद करने के लिए आप लोगों से बेहतर कौन जानता है बुनियाद क्या है, कमज़ोर बच्चों को मदद ही करना तो है। तो उस प्रोग्राम को भी बात करें और उसमें विशेष आप ध्यान देते हैं कि कहाँ कौन बच्चा, चूँकि हर बच्चे में गुण है, कहीं कोई पिछड़ गया, तो उस सवाल को आप इस ढंग से देखेंगे। एक बड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा जो मैं बार बार बोलता हूँ कि व्हाट्सएप ने भाषा के साथ अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। उन्होंने कहा बिल्कुल बुरा कर रहा है, हम लोग तो कुछ दिनों में चले जाएंगे, लेकिन ये नई पीढ़ी अगर इस भाषा को सीख ली तो बहुत बड़ा एक संकट भाषा का खड़ा होगा। बोले बड़े भी यूज करते हैं, बोले बड़े यूज करने से कोई मतलब नहीं, लेकिन बच्चों में यूज करना भाषा के प्रति ये अच्छा संकेत नहीं है और मैं इसको नहीं होने दूंगी, मैं अपने स्तर से रोकूंगी, समझाऊंगी। तो ये इनका ये एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। और उसके बाद ये पूछी दायित्व के बारे में इनका पूछा गया, बोली मैं सबसे टफ दायित्व होता है, एग्जाम इंचार्ज हूँ, मैं स्काउट एंड गाइड हूँ, मैगजीन का एडिटर हूँ, कल्चरल एक्टिविटी के, और मैगजीन ले गए थे। इनके पास ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स थे, इसीलिए इनका इंटरव्यू, जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट है उनका इंटरव्यू का टाइम बढ़ रहा है, और उस डॉक्यूमेंट के पन्ने उलट पुलट के इन्होंने इनसे पूछा और कुल मिला के बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया। दूसरे गुरु इकोनॉमिक्स के थे, तो
ये तैयारी करके गए थे कल से बजट वजट करके, लेकिन उस सब पे कोई चर्चा नहीं किया। सोशल इकोनॉमिक्स में आ गए वो, सामाजिक आर्थिकी, और पूछा कि इसका अपने क्लास में आप कैसे उपयोग करते हैं। उन्होंने बताया, आप भी अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इकोनॉमिक्स जो है मूलतः दो चीज़ करता है। एक, सारे चीज़ों का अवलोकन और मूल्यांकन करता है, एक साथ दोनों प्रोसेस इमर्ज करता है। अवलोकन करता है, चीज़ों को देखता है, और जैसे जीडीपी ही निकालना है तो किसी भी देश के पूरे डेवलपमेंट का अवलोकन करना, और तब जाके जीडीपी का एक डाटा हमारे सामने आता है। दूसरा इकोनॉमिक्स का जो मेजर काम है, चूंकि इकोनॉमिक्स को ये भी कहा गया है इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ ब्रेड एंड बटर, यहीं से आप शुरू करें। जब इकोनॉमिक्स ब्रेड एंड बटर का विज्ञान है तो इकोनॉमिक्स जीवन को सहज करने के लिए ही अपने सिद्धांत में चलता है कि उस सिद्धांत से उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा। देन प्रोडक्शन कहाँ ड्रेन करेगा? तो सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट में। आज भी सरकार करे मैं सोशल सेक्टर पे इतना खर्च किया, ये किया, वो किया। क्या खर्च किया? पैसा, मनी मैनेजमेंट। पैसा को लाया तब तो खर्च किया। तो इकोनॉमिक्स का काम है पैसा को लाना, और मेजर उसके ऊपर जो अकाउंटेबिलिटी है एज ए सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की, वो सोशल सेक्टर ही है। जब तक हम समाज में सोशल सेक्टर, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, लाइफ हो, ब्रेड हो, बटर हो, मतलब रोटी दाल का, जब तक सोशल सेक्टर को प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक्स अपना रिलेवेंस खो देगी, और कोई भी सोसाइटी एनार्किस्ट हो जाएगी, निरंकुश हो जाएगी, आतंकवादियों का अड्डा हो जाएगी। इसलिए इकोनॉमिक्स सर्व मंगल की भावना से काम करता है। तो अच्छे से इसको समझाना है। आगे किसी से पूछ ले तो। एक सवाल इनसे बड़ा रोचक पूछा कि राकेश शर्मा गए अंतरिक्ष में और आए तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैंने गणित पढ़ा, मैथ पढ़ा, उसका कोई यूज नहीं हुआ। तो ठीक है, इसमें राकेश शर्मा ने क्या किया उस पर मुझे क्या लेना देना है। अगर उसने ये जाके कह दिया तो अब हम तो राकेश जी से पूछने नहीं जाएंगे कि बिना ग्रेविटेशन कितना लगा, कितना गुरुत्व लगा, कैसे हुआ, मास वेलोसिटी, सब मैथ ही था, उसी से कैलकुलेट करके आप वहाँ गए। अगर मैथ नहीं होता तो वहाँ तक आप पहुँचते नहीं। अब आपको यूज़ नहीं आपकी है, ठीक है, लेकिन जिस सिस्टम से गए वो तो पूरा मैथ था, पूरा कैलकुलेशन था। तो यहाँ पे यही कहना है कि ये उनकी अपनी समझ है, धन्यवाद उनकी समझ का, लेकिन ऐसा जीवन में हो ही नहीं सकता कि मैथ के बिना जीवन चलेगी। अगर कोई एक विषय सबसे पहले इस सृष्टि में मनुष्य के साथ अटैच हो जाता है तो मैथ। एक नासमझ माँ भी सोचती है जब बेटा जन्म लेता है कि कितने जगह में वो सोएगा, क्या मेज़र करता है, कितना देर हो गया इसको दूध पिए हुए। वहाँ से जो प्रक्रिया शुरू होती है, हर जगह मैथ। चूँकि मैथ के साथ एक दिक्कत है कि मैथ फिलोसफिकली दो भाग में बढ़ जाता है। जो मैथ का दर्शन है वो आदमी बिना किसी विद्यालय स्कूल गए हुए अपने आप सीख लेता है, जिससे संसार चलता है। और एक मैथमेटिक्स है जो बुकिश मैथमेटिक्स है, वो प्रॉब्लम करता है, वो हर कोई नहीं सीख पाता है, उसमें दिक्कत होती है। लेकिन जीवन जीने के लिए जितने मैथ की आवश्यकता है, आज तक धरती पे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसको पता नहीं। आपको मैंने क्लास में एग्जाम्पल दिया था कि एक दर्जी कितना एग्जैक्ट मैथ का यूज करता है कि अगर किसी व्यक्ति का कमर 42 इंच है तो उसके चेस्ट को भी वो 42 ही, एक ही नाप का कपड़ा पहनते हैं मेल, वो आपके कमर के ही नाप से होता है। और जो इसका नाप होता है दोनों कंधों के बीच की दूरी, उसका डबल ये बाँ की दूरी होती है। इसी पे रेडीमेड इंडस्ट्री चलती है। तो कैसे? तो मैथ अपने आप में चलता रहता है, बाजार जाते हैं कैलकुलेशन होता रहता है। तो राकेश जी की इस बात को, या ऐसे किसी भी बात को खंडन करना चाहिए, ताकि आपके तर्क बोध को वो जानना चाहता है। बोर्ड और कुछ नहीं जानना चाहता कि आप में तर्क कितना है, संवेदना कितना है। केवल आप तार्किक ही तो नहीं हो गए।
चूंकि एजुकेशन केवल तार्किक ही व्यक्ति नहीं बनाता है, एक संवेदनशील व्यक्ति बनाता है। इसलिए तर्क के साथ आप ज्ञान और संवेदना का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इनसे करियर काउंसलिंग, करियर मोटिवेशन, इन पे सवाल पूछा गया कि कैसे बच्चों का करियर काउंसलिंग करेंगे, कैसे मोटिवेट करते रहेंगे। इन्होंने अच्छा जवाब दिया। एक बड़ा नेचुरल क्वेश्चन कि क्या आपने सोचा है कि बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैंने कई बार बोला हूँ कि चाइल्ड साइकोलॉजी में एक चीज़ और जुड़ेगा आने वाले दिनों में, अभी नहीं, कि बच्चों की नज़रों की साइकोलॉजी, जिसका लैक है, कहीं दुनिया में नहीं पढ़ाया जाता है। वाकई में बच्चे जो धारणा आपके प्रति बनाते हैं वही उसके शिक्षा की मूल बीजारोपण है। तो आपको ये कहना है कि बच्चे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये हम सेकेंडरी डाटा पे विश्वास नहीं करते कि कोई प्यून आके बोले अरे बच्चे आपके बड़े खुश रहते हैं, मैडम बोले अरे बच्चे आपके, नहीं। अगर आपके बच्चे आपके क्लास में शांत हैं, आप जो पूछते हैं उसका प्रत्युत्तर मिलता है फॉर्मेटिव टेस्ट में या दूसरे किसी भी टेस्ट में, तो आप समझ गए कि बच्चे आपसे खुश हैं, प्रेजेंस अच्छा है, बच्चे प्रॉपर हैं, एकदम उतावले हैं आपके सवाल को जवाब देने के लिए, मास, तो अब बच्चे खुश हैं। ये जवाब आपको देना है। सेकेंडरी डेटा को यहाँ पे नहीं इंट्रोड्यूस करना है, बिकॉज इट इज ए डीप रूटेड साइकोलॉजिकल क्वेश्चन। यह एक मनोविज्ञान का प्रश्न है और इस मनोविज्ञान का रिजल्ट से देना है। चूंकि आप रिसर्च कर रहे हैं, आप आंखों में आंख डाल के बच्चों की मनोदशा को आप समझ रहे हैं। चूंकि बच्चा आपको नाप रहा है कि ये टीचर कहाँ गोली दे रहे हैं, कहाँ ये पढ़ाना चाह रहे हैं, कहाँ ये भाग रहे हैं, कहाँ कितना इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे आप ही हैं, हमारे लिए स्टूडेंट हैं, लेकिन आपको अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे भी पता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो जब आदमी अकाउंटेबल हो जाता है अपने पेशे के प्रति, पेशा को ही सब कुछ समझता है। वो जो धूमिल की कविता है, एक मोची कहता है कि मेरी नज़रों में एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति मेरी नज़रों में जूते के नाप से बाहर नहीं है, क्योंकि कोबलर है, उसे तो केवल जूता देखना है। उसी तरह से मेरा संकल्प है कि जो कुछ भी पढ़ाऊं, इतना पढ़ाऊं कि उनको ये ना लगे कि मेरी गलती से उनका जीवन में क्षति हुई है, और अपने गलती से जो करे मैं जिम्मेवार नहीं। लेकिन मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है, मेरे लिए दिस मोमेंट मस्ट बी सुसाइडल, कि मेरी बेवकूफ़ी से इनको नुकसान हो गया, बिल्कुल उसी तरह की ड्राइवर की बेवकूफ़ी से एक्सीडेंट हो जाए। तो ये ध्यान रखना है कि इस एंगल पे इस आंसर को ले जाना है। फिर पूछा गया कि क्या आपके स्कूल में जनप्रतिनिधि आते हैं बड़े फंक्शन में, आपने बुलाया? इन्होंने कहा हाँ आते रहते हैं, और बड़े को भी बुलाया था, हालांकि वो आ नहीं सके, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन 11th आवर में उनकी व्यस्तता हो गई। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि जनप्रतिनिधि का आना और कैंसिल हो जाना, ये बता रहा है कि सोसाइटी में जो देश के निर्माता हैं, पॉलिसी मेकर हैं, वो कितना सिंसियर हैं अपने इंस्टीट्यूशन के प्रति। चूंकि दुनिया के देशों में स्कूल में जनप्रतिनिधि, जितने भी विकसित देश हैं, वहाँ बड़े खुशी से जाते हैं, सम्मान महसूस करते हैं। लेकिन बल्कि जो यूएसएसआर था कम्युनिस्ट, उसमें टीचर को ही ये परमिशन था और पॉलिसी मतलब एजुकेशन को, कि एनी टाइम स्टालिन जैसे खूंखार व्यक्ति से मिल सकता था और किसी को परमिशन नहीं था। तो इतना रूड था कि सेक्रेटेरिएट में बोलता था ये काम हाँ तुम कर रहे हो, डन 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 डन, और शाम में जो रिपोर्ट आया नहीं किया, गोली मार दिया। वो व्यक्ति ऐसा सोचता था, तब रूस ने ऐसा परचम लहराया था। तो ये बता रहा है कि शिक्षा के प्रति लापरवाही है। इन्होंने बहुत संभाल लिया इस क्वेश्चन को, वरना ये जाते खड्डा में, इन्होंने कह दिया हाँ आए थे बड़े जनप्रतिनिधि और ना, वो भी समझ गया, वो आपको ये एहसास करा दिया कि शिक्षा आपकी जिम्मेवारी है, इसका केयर आप ही को करना है, किसी के भरोसे मत रहें। उसका वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, तो सिलेबस मतलब आपका सब्जेक्ट और वर्क एक्सपीरियंस, अभी तक
फोकस वही है, पिवोटल पॉइंट वही इस इंटरव्यू का बन रहा है। क्योंकि किसी से कुछ नहीं, नई एजुकेशन पॉलिसी तो सब ने ले जाना चाहा, सब मेरे गुरु होशियार हो गए, एनईपी का नाम लेके, इसका नाम लेके किसी तरह आ जाए, लेकिन वो नहीं आए तो अच्छा है। फिर आगे देखते हैं। उसके बाद हो गया, हाँ, एक गुरु से पूछा गया, इनका फैंटास्टिक था, ये होम साइंस वाली थी, पूरा कॉलेज का बैकग्राउंड शुरू किया, बाकी करना भी चाहिए क्योंकि इसी कैंपस में एक स्कूल है, उसके भी गुरु हमारे यहाँ हैं। उनको मैंने बताया था, शायद ये सुनी थी कि नहीं, ये अगर रही होंगी, देखा तो था, दोनों अगल बगल में ही बैठी थी, जो मुझे याद है कि लेडी इरविन का एक बहुत बड़ा योगदान है। चूँकि इरविन जब यहाँ गवर्नर जनरल था, हमको लगता है ठीक आज से 100 साल पहले, 1925 से लेकर 28-30 तक रहा होगा, क्योंकि सेकेंड गोल मेज कॉन्फ्रेंस में गांधी उससे बात करके गए थे। तो उसकी वाइफ बहुत डायनामिक महिला थी, तो उसने यहाँ पे स्कूल का सिस्टम मिशनरी स्कूल था, जो आप देखते हैं कि गोल मार्केट के पास सेंट कोलंबस, जीसस एंड मेरी, वो और सेंट थॉमस, प्रेजेंटेशन कॉर्नर, मतलब लॉट ऑफ मिशनरी स्कूल था। तो वो भारतीयता के प्रतीक के रूप में, चूंकि उन दिनों गांधी, एनी बेसेंट, मोरिया मॉन्टेंसरी, इस सब का वेव चलता है 1915 से लेकर इस फेज में। तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसा स्कूल का कल्पना की जो एक तरह से गवर्नमेंट एडेड हो और जहां एक सबको शिक्षा मिले, बाबू क्लास को भी शिक्षा मिले। क्योंकि यहाँ ऑफिसर्स के बच्चे जा रहे थे, तो सबकी शिक्षा की बात करके एक कॉलेज, स्कूल खोला उसने। आज भी वो स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, बहुत बढ़िया स्कूल है। वहाँ के एलुमनी एक से एक हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पहुँचे हैं, तो बहुत बढ़िया स्कूल है। तो उसी कैंपस में बगल में ही लेडी इरविन कॉलेज है, उन्हीं के सम्मान में, जो हिंदुस्तान की अपने आप में होम साइंस और इस ढंग के सब्जेक्ट में नंबर 1 स्थान रखता है। बेहतरीन कॉलेज है और बहुत अच्छी उम्दा पढ़ाई है। तो वहाँ के बैकग्राउंड के बारे में मामला चला गया, और जाने का मतलब ही है कि ये कहीं ना कहीं, मैं बोला था आज़ादी के 75 साल और दिल्ली के बारे में जानिए। तो बढ़िया से इस कॉलेज के बारे में पूछ लिया कि वहाँ कोई स्कूल है, उसमें आप गई हैं? इन्होंने कहा गए थे। फिर इनको बहुत डीप में स्पेशल एजुकेशन पे ले गया और फिजिकली चैलेंज की कैटेगरीज पूरा पूछ ली। ये याद रखिएगा, फिजिकल चैलेंज लोगों से नहीं पूछा, पूरी कैटेगरीज पूछ ली, ठीक से पढ़ लीजिएगा, और पूरा डिटेल किसका क्या कारण हो सकता है। अंत में इन्होंने सॉरी कह के उस प्रश्नों की जो एक श्रृंखला बनी थी, सीरीज ऑफ द क्वेश्चंस, उससे पिंड छोड़ाया। ये हमसे पूछी कि कोई गलती तो नहीं की, मतलब बिल्कुल सही। सब प्रश्नों का जवाब देना भी ये तय करता है कि इसका आईक्यू ठीक नहीं है। क्योंकि अगर हर प्रश्न का कोई आदमी जवाब दे रहा है तो दो ही बात हो सकती है, या तो एग्जामिनर उसको पढ़ के उसके दिमाग को उसका फेवर कर रहा है, या चूंकि संभव नहीं है, ब्रेन का अलर्टनेस मैसेज है। अगर हम ही से कोई इंस्टेंटली खेल के बारे में पूछ ले, कुछ नहीं पता है, सिनेमा के बारे में कुछ नहीं पता, इसका खाने पीने के बारे में पूछ लीजिए, कुछ भी बता दूंगा, पूरी दुनिया के फूड के बारे में बता दूंगा। एजुकेशन, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में रिसेंट डेवलपमेंट पूछ लीजिए, चूँकि उसी पे नज़र जाती है, उसी को मैं जीता हूँ, उसी चादर को ओढ़ता हूँ, लेकिन हम कुछ नहीं बता सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो उसी तरह से इसके लिए परेशान नहीं होना है। इसके बाद इनसे आईक्यू का डिटेल पूछा, स्पेशल एजुकेशन पूछा, और फिर प्रिंसिपल बन के क्या करेंगी। तो इन्होंने कहा कि पॉलिसी मैटर को मैं बहुत बेहतरीन ढंग से इम्प्लीमेंट करूंगी, और होम साइंस के बारे में फिर इन्हीं से पूछा था, योर हैप्पीनेस टीचिंग सब्जेक्ट क्या है, गर्ल चाइल्ड के बारे में, क्या होम साइंस में केवल लड़कियां होती हैं, क्या लड़के टीचर नहीं? तो इन्होंने कहा बिल्कुल होते हैं, हमारे खुद के 2 टीचर प्रोफेसर थे होम साइंस के, लड़के भी पढ़ते हैं। तो चूँकि होम साइंस से ही फूड एंड न्यूट्रिशन का जन्म लेता है, और बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं,
तो आज ये एक बर्निंग टॉपिक है। तो इस ढंग से अब एक आदमी से फिर हिस्ट्री के कुछ प्रश्न पूछ लिए और इसी ढंग का कॉमन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल बनना, जो कॉमन सवाल हम लोगों ने कितने बार पूछा, इसमें ऐसा कुछ भी मुझे नहीं दिखाई दिया। तो इस ढंग से आप भी फेसबुक व्हाट्सएप पूछ लिया, फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया की ओर जाइए। एक इशारा ये है, सोशल मीडिया की ओर जाइए, अपने सब्जेक्ट को ठीक से देखिए, अपने एकेडमिक बैकग्राउंड को देखिए, अपने कॉलेज स्कूल को देखिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी 100 वर्ष अपना मना रही है, दिल्ली वाले उसको देखें और सब्जेक्ट को देखिए, कूल एंड काम रहिए। हो सकता है कि कल एजुकेशन पॉलिसी की बारी आ जाए, कुछ आ जाए, तो ये सब चलता रहता है। कुल मिला के आपको लग गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो बड़ा अनवांटेड है और जो बहुत फेयर नहीं है। इसी के साथ इस कक्षा को समाप्त करता हूँ और वाइस प्रिंसिपल वालों को कहता हूँ एडमिशन ऑन है, जल्दी ले लीजिए, बाद में परेशान मत कीजिएगा, ये आग्रह आपसे है। और जो लोग गुरुवार मेरा चैनल देख रहे हैं, अधिक से अधिक मेरी मदद करें, क्योंकि बाद में फिर बहुत दिक्कत होती है। तो पहले से करेंगे, चूँकि इसका बहुत समय नहीं है अब इंटरव्यू होने में, डेट में नहीं बता सकता हूँ चूँकि मैं आधिकारिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन ये पता है कि ज्वाइन होना है अगले सेशन में ही। सरकार की दिल्ली चिट्ठी जाती है और दिल्ली सरकार के बहुत ही योग्य एजुकेशन डायरेक्टर हैं, मंत्री हैं, ये लोग भी बराबर यूपीएससी से कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, इसलिए जल्दी होगा और उसकी बहुत जल्दी हम क्लास शुरू करने वाले हैं। एडमिशन जरूर ले लीजिए। जय हिंद।